नाज़रीन, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और आज एक थोड़े से अलग अंदाज में आपके साथ हाजिर हूं फोर्थ व्यू में 5 बड़ी खबरों को लेकर, और दुनिया की तमाम हलचल भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको सुनाता हूं कि 5 किन बड़ी खबरों पर और उनके पीछे के मकसद पर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है कि इटली की सांसद सारा कुरियन ने बिल गेट को, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं, बिल गेट को गिरफ्तार करने की मांग करके सबको चौंका दिया है। इसके मायने क्या है, हम आगे चल के जरूर इस मुद्दे पर बात करेंगे। अगली खबर हम लेंगे जो कि चीन ने इजराइल में 25 सालों के लिए वहां की हाफा बंदरगाह जिसे लीज पे ले लिया है, जिसको लेकर माइक पोम्पियो भी इजराइल पहुंचे थे। और इससे भी बड़ी खबर ये कि इजराइल में जो चीन का राजदूत था वो मृत पाया गया है। इन सब बातों का मतलब क्या होता है और अब आने वाली दुनिया में इस पर क्या असरात पड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। एक खबर हम लेंगे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने जिस तरह इजराइल को धमकी दी है सबक सिखाने की या अंजाम भुगतने की, ये अपने आप में थोड़ी बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर यह माना जा रहा है कि इजराइल वेस्ट बैंक को इजराइल में विलय करना चाहता है और यहां पर जो माइग्रेशन होगा, जो लोग वहां से निकाले जाएंगे वो जॉर्डन पहुंचेंगे। इस बात के अर्थ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम अगली खबर लेंगे ताइवान। नाज़रीन, ताइवान को लेकर जिस तरह से ताइवान ने बड़े पैमाने पर कोरोना को कंट्रोल किया है, ये राय जो है कोशिश की करेंगे इस बात को समझने की, इसका मतलब असल मतलब क्या है, क्या मकसद है कि ताइवान को तमाम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए शामिल करना चाहता है। इस तमाम के वो दुनिया को संबोधित करे कि किस तरह से निपटे हैं, जिससे चीन काफी खफा है, क्योंकि चीन इस पर ऐतराज करता है, ऐसा वो होने देना नहीं चाहता। मगर इससे सिर्फ खबर है कि कुछ और इस पर भी बात करेंगे। फिर हम आखिरी में जो मुद्दा लेंगे वो मुद्दा होगा, नेपाल पुलिस ने भारतीय किसानों को हवाई फायरिंग करके दौड़ा दिया है। दरअसल इसका अर्थ क्या है, तो दोस्तों हम सबसे पहले खबर लेते हैं इटली की सांसद कुलियन, कुनियल ने जिस तरह के बयान दिया है, क्या है इसका मतलब। ये खबरें तो आप पढ़ चुके होंगे, खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। असल में इसका मकसद क्या है, क्यों ये इतनी चिंतित है सांसद जिसने कहा कि उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो यहां सोशल मीडिया पर बहुत सारे आर्टिकल होंगे, अपनी आपकी भी ओपिनियन होगी, वीडियो भी वायरल्स हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की भी ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन है। यहां बिल गेट को लेकर दुनिया में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और सोशल मीडिया के जरिए या अब इस इटली के इंसिडेंट को हम देखें तो ये एक बड़ा वाकया बन गया है कि क्या जो अफवाहें थी या हवाओं में बात चल रही थी उन पर कुछ मोहर लगना शुरू हो गई है कि वाकई बिल गेट जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। यानी कि यहां कुनियन का मतलब तो ये था कि जो वैक्सीन को लेकर और टीके को लेकर जिस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं या टेस्ट किटों को लेकर जिस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये एक भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो एक सदीवी लैंग्वेज में उसको भ्रष्टाचार जैसी चीज ही कहेंगी। बाकी वो चीजें भी हो सकती हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं कि शायद जो चिप है, कोरोना की टेस्टिंग किट है, इसके बाद जो वैक्सीन के बारे में कहा कि सिर्फ बिल गेट फाउंडेशन ही वैक्सीन बना सकता है, बाकी कोई कामयाब नहीं होगी। ये बहुत सारी बातें हैं जो बिल गेट को कटघरे में लाके खड़ा कर देती हैं। यहां याद रखिएगा कि इसकी तरफ से ये भी इसी सांसद की तरफ से कहा गया था कि भारत जैसे देशों में भी बिल गेट जो है वो काफी यहां कर भी रहा है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि बिल गेट का इन्वॉल्वमेंट गरीबी उन्मूलन, हेल्थ डिपार्टमेंट, चाइल्ड हेल्थ, लेबर, इन सब मामलों में एक्टिव जो बिल गेट का फाउंडेशन है, खुद बिल गेट की वाइफ पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। गहरा असर भारत पर बिल गेट का है। तो बिल गेट
का गहरा असर है और बिल गेट इस कॉन्स्पिरेंसी को, इस थ्योरी को पूरी दुनिया में कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, ये जो है इटली की सांसद पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है। बाकी ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब आप खुद जाइए, साइटों पर सर्च करिए, खोजिए और तमाम चीजों को जोड़कर देखने की कोशिश कीजिए और फिर लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। शायद यहीं तक मेरा काम खत्म होता है, क्योंकि मैं आपको पॉइंट आउट कराऊं कि क्या बड़ी खबर है और क्या बड़ी खबरें हो सकती हैं जिन्हें आप खोजें, उनकी हर पहलू को जांचें और एक दूसरे को समझाएं। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर हम लोगों की एक लिमिट है, उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, नहीं कह सकते। बाकी सब आपको खोजना होगा। अगली खबर को हम पॉइंट आउट करने की और समझने की कोशिश करते हैं। अगली खबर दोस्तों ये थी कि चीन ने इजराइल में, वो हाफा बंदर का बहुत अहमियत रखती है, स्ट्रैटेजिक बहुत उसकी जबरदस्त लोकेशन है, इसको भी अगर चीन ने लीज पर ले लिया है तो यहां जो अमेरिका और चीन वार दिखाई दे रहा है, इजराइल का असर अमेरिका पे कितना होता है ये आप सब लोग अच्छे से जानते हो। तो इजराइल अगर चीन की तरफ चल पड़ा है, इजराइल चीन से समझौते करने पर आ गया है, तो फिर अमेरिका के पास क्या बचता है। अमेरिका थिंक टैंक माना जाता है कि यहूदियों का बड़ा वहां पर असर होता है और पेंटागन, दूसरे तमाम इदारे, सीनेट, विनेट सब कुछ कोऑपरेट करते हैं। पूरे फाइनेंस के निजाम को यहूदी ही वहां पर कंट्रोल करते हैं। इजराइल के प्रभाव को अमेरिका में नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल है कि जैसे मोसाद ही खुद मालिक है सीआईए का, कुछ मानते हैं सीआईए का विंग मोसाद है, हालांकि दोनों किसके विंग है मैं वो जानता हूं, उसको छोड़ दीजिएगा। मगर ये इतनी बड़ी थ्योरी को लेकर दुनिया चलती है, ये दोनों ही पपेट हैं, मगर वो खेल तीसरा खेलता है। देखिए बात ये है कि अब ये घुटने टेकने की नौबत पर इजराइल आ गया है कि चीन को अपनी बंदरगाह दे रहा है, और चीन को इसलिए अपनी बंदरगाह दे रहा है क्योंकि चीन ने दुबई के साथ में अपने ताल्लुकात को यूएई के साथ में बढ़ा दिए हैं और बड़ी तादाद में इस इलाके में अपने जो प्रोडक्ट हैं वो डंप करेगा, जिससे पूरे अरब ममालिक में स्प्रेड होंगे। तो यहां जरूर इजराइल ये सोच रहा है कि चीन में अपने जो इन्वेस्टमेंट है उनको यहां पर ये चीन को बंदरगाह देके अपने व्यापार को साथ में अरबों ममालिक में फैलाकर अपनी कमाई को, अपनी चीजों को बढ़ाया जा सके, और चीन को जो बड़ी तेजी से मुस्लिम ममालिक के साथ कनेक्ट हो रहा है उसको अपने साथ कनेक्ट कर लिया जाए। तो एक तरह से डिप्लोमेटिक घुटने टेक दिए हैं इजराइल ने, डिप्लोमेटिकली घुटने टेक दिए हैं। अलबत्ता ये पुतिन के साथ मिलकर, चीन के साथ मिलकर दोबारा फिर इस खित्ते में अपने आप को कायम दायम रखने के लिए जरूर पुरजोर कोशिश करेगा, चाल चलेगा, वो उससे बाज आने वाले नहीं है। उस सबका हक है कि वो चाल चला करें। तो ये चाल अपनी आगे बढ़ेगा और ये चाल आगे कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट करेगी, कहां कहां टकराएगी, इस पर हम अगले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट बढ़ते रहेंगे और हम कदम दर कदम बात करते रहेंगे। तो यहां एक बात और इससे इंटरकनेक्टेड हम बात कर लें कि जैसे आपका किंग अब्दुल्ला ने जिस तरह कहा है कि भाई इजराइल को कम से कम जो है सबक सिखाया जा सकता है, चूंकि यहां पर जो वेस्ट बैंक है, जो मगरिबी किनारा कहा जाता है, यहां फिलिस्तीन के इस किनारे को वो इजराइल अपने कब्जे में लेकर विलय करना चाहता है, विलय का ऐलान करना चाहता है। एक तरफ वो पुतिन के साथ साठगांठ कर रहा है, दूसरी तरफ चीन के साथ शुरू हो गई है, और तीसरी तरफ कुछ अरब ममालिक उसके साथ पहले से ही पाए जाते हैं जो इस पर सहमति भी रखते हैं। मगर चूंकि यहां से जो उठापटक होने के बाद यहां से लोग निकलेंगे या निकाले जाएंगे, उनका दबाव जॉर्डन पर आना है, तो जॉर्डन छटपटाहट कर रहा है। जॉर्डन को मैं इस नजरिए से नहीं देखता इस धमकी को कि कोई बहुत बड़ा क्रांति हो गई है या परिवर्तन आने वाला है, या चूंकि जॉर्डन और सऊदी एक ही माने जाते हैं तो सऊदी की इजराइल नीति में कोई फर्क आ गया है, अभी तक ऐसा भी नहीं है। चूंकि ये पूरा खेल एक ही जगह जो है इसकी गुंजन, इसकी गुलझटे बन रही हैं, जिसमें सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि ये लोग यूएस यूरोपियन यूनियन से कटते जा रहे हैं और इस तरफ जो चाइना और रशिया का पाला है, वो खेमा है, उससे कनेक्ट होते जा रहे हैं। सब अपने मौके तलाश रहे हैं। यहां इस बात का अर्थ सिर्फ मैं ये निकालता हूं, इससे बड़ा मैं आपको कोई दिलासा नहीं देना चाहता कि जॉर्डन ने धमकी दे दी तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। हालांकि ईरानी कुछ साइटें आपको जरूर बरगलाने की कोशिश करेगी कि क्या जॉर्डन ईरान का साथ ले लेगा या फिर यहां पर हसन नसरुल्लाह को साथ मिला के इजराइल पे कोई हमला हो जाएगा। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा है। जब होगा तो इंशाल्लाह जरूर मैं आपको जानकारी दूंगा।
फिलहाल मुझे लगता है इस मुद्दे पर इतना ही था। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्या पॉइंट हमने आपसे जिक्र किया था। देखिए, अब हम आगे चौथे नंबर पर आ जाते हैं ताइवान को लेकर। ताइवान को जिस तरीके से इनवाइट किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में संबोधन करने के लिए, दरअसल इसमें देशों से राय मांगी गई कि कौन देश इस हित में है कि ताइवान को इसमें शामिल किया जाए कि न किया जाए। तो बहुत सारे देशों ने अपनी राय दे दी। ज्यादातर की राय वो चीन के हित में नजर आती है, जो शामिल ना करने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी ओपिनियन कॉल भी ले रहे हैं, कुछ ऐसे देश भी हैं जो कह रहे हैं कि ताइवान को जो है शामिल मौका दे, चाहे गेस्ट के तौर पर ही हो, पर उसे मौका देना चाहिए कि उसने कोरोना को कैसे कंट्रोल कर लिया और किस तरह से उसकी कामयाबियों की कहानियां जो है वो कहनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे का मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है कि ताइवान को आगे करके उसको एक संप्रभु बनाने की कोशिश, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश और उसके साथ दुनिया का समर्थन दिखाने की कोशिश, ताकि ताइवान वायलेट करे और चीन को जो है डिफीट करने की कोशिश करे। और चीन के बहाने फिर जो अमेरिकी खेमा है वो पूरी तरह से चाइना को घेरने की कोशिश करे। चूंकि चीन पर जिस तरह से रिएक्शन होगा, चीन का रिएक्शन होगा, वो डेफिनेटली जो है आगे बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये गेम है, दरअसल ये एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेंस थ्योरी है। ये कोई ताइवान को या कोरोना को बहुत ज्यादा दुनिया में समझाने के लिए या दुनिया में कामयाब मिशन बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे टकराव को बढ़ाने की थ्योरी है। बाकी अब सब लोग इन तमाम चीजों को इंटरकनेक्ट करने के लिए खोजिए, जोड़िए, साइटों पर जाइए और कनेक्ट करके एक दूसरे को समझाइए। चूंकि फिर एक लिमिट आती है कि एक नाम मैंने छोड़ दिया है, उस नाम को मैं छोड़ूंगा, मजबूरी है मेरी, तो उस नाम को जोड़ने के लिए आपको खुद साइटों पर जाना होगा, सर्च करना होगा और आगे इससे कहां क्या गहरे असरात पड़ने वाले हैं। ये मामूली खबर नहीं है, किसी एक देश पर गहरे असर पड़ने वाले हैं, ये आप खोजिए और आगे बढ़िए। अब हम अगली खबर, आखिरी खबर की तरफ चले जाते हैं। आखिरी खबर है, नेपाल पुलिस ने भारतीय किसानों को हवाई फायरिंग करके दौड़ाया। तो ये स्थिति, ये वो देश है, देखिए बड़ी स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरह हो गई है। आज भारत की क्या स्थिति हो गई है। अलबत्ता हम लोग विश्व गुरु हैं, दुनिया को फतेह करने निकले हैं। आज भी यूएई में गुप्ता जी को जो है वो ट्रेस आउट करके शायद डिपोर्ट कर दिया गया है या डिपोर्ट किया जा रहा है। और वो वहां पर ये एक्चुअली क्या है, जो हमारे सोशल मीडिया ने, हमारे जो दूसरे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बेचारे सीधे साधे लोग, भारतीयों को, जो हमारे भाई हैं, उनको सीधे साधे लोगों को इतना बरगला दिया है कि हम जो है पूरी दुनिया, जैसे कि यूएई ने जो एजाज दिया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को वो खौफ में, डर में दिया है। सऊदी अरब बिल्कुल भयभीत हो गया था तो इसलिए दे दिया है। तो ये इस तरह की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है उसका नुकसान ये होता है कि हमारे अपने भाई जो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो बहकावे में आके उन्हीं देशों में बैठकर उन्हीं देशों को उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम पीछे से तो बहुत ताकतवर है, मगर वो अचानक फिर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, पैक करके वापस भेज दिए जाते हैं। यहां ये बहुत सारी सच्चाई को तस्लीम करने में हमें भी तकलीफ होती है, तुम्हें भी तकलीफ होगी, मगर तकलीफ से बर्दाश्त कीजिए और इस थ्योरी को थोड़ा कम कर लीजिए। क्योंकि जहां भी जो कोई भी है वो हमारे अपने भाई हैं, वो अच्छा कारोबार कर रहे हैं, हमको फॉरेन करेंसी देते हैं, फॉरेन मनी देते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होता है। उनको बरगला के उनको बर्बाद मत करिए। ये तो खैर अपनी राय है, मगर देखिए अभी अभी अगर हम वाकई बहुत ताकतवर हैं, वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है, विश्व गुरु हैं, मगर पुलिस, नेपाल पुलिस अगर भारतीयों को दौड़ा लेगी हवाई फायरिंग करके, तो इसको थ्रेट माना जाना चाहिए। चूंकि हम नेपालियों को सम्मान देते हैं, उनको तनख्वाहें, नौकरियां देते आए हैं, फौज में जो है हम एक बड़ा डिपार्टमेंट उनको देते हैं। जो देश हमारा एक तरह से कजन नहीं, सगा भाई था, जिसके बारे में हम अलग होने की सोच भी नहीं सकते थे, अगर आज उस देश के लोग हमारे लोगों को फायरिंग करके दौड़ाते हैं, तो आज हम कितने ताकतवर हो गए हैं और ये क्या होने जा रहा है, इस पर शायद सोचने की जरूरत है। लोगों को न बरगलाया जाए और सचमुच ये है कि जब तक हम एक होकर, भाईचारा बढ़ाकर अपने आप को नहीं समझेंगे, तो ये समाज बिखरेगा। खबरें जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, वो खबरें और भी बड़ी हो जाएंगी और ये खबरें और भी बड़ी हुई तो बहुत खराब होगा। अलबत्ता आगे जो खबरें होंगी मैं इसी तरह आपको बताऊंगा। आप कोशिश करिएगा कि इन तमाम खबरों को पढ़िए, रिसर्च करिए, शोध करिए, इंटरकनेक्ट करिए, एक दूसरे को समझाइए। फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।